हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक। ठीक है। थर्मोडायनेमिक एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसमें से भी लगभग 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। ठीक है। इसका वैसे थर्मोडायनेमिक का मेजर पार्ट जो है वो एनर्जेटिक्स होता है। ठीक है। या हम बाद में जो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। स्टार्टिंग का जो पार्ट है इसका वो आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते यहाँ पे। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक में याद रखिए, थर्मोडायनेमिक में आप जो एनर्जेटिक्स पढ़ोगे, एनर्जेटिक्स के बाद में जो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। थर्मोडायनेमिक, ये देखिए पहला टॉपिक वर्क आएगा। ठीक है। देखिए डेफिनेशंस वगैरह तो हम देख लेंगे, लेकिन जहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है उसका पहला टॉपिक होगा वर्क। वर्क जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आएगा आपका इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू या फिर हीट क्यू। वर्क हो गया, वर्क के बाद आप इंटरनल एनर्जी और क्यू पढ़ेंगे। क्यू मतलब हीट होता है। तीसरा आप लोगों को इंथैल्पी पढ़नी होगी, डेल्टा एच, इंथैल्पी देखेंगे आप। ठीक है। इंथैल्पी देखने के बाद में ये टॉपिक्स खत्म हुआ, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आएगा आपके पास में डेल्टा एस, 5 पॉइंट डेल्टा जी। ये एनर्जेटिक्स को बताएंगे। ठीक है। ये एनर्जेटिक्स का पार्ट होगा, डेल्टा एस और डेल्टा जी का एंट्रोपी और ये गिब्स एनर्जी या इसको फ्री एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर आएगा डेल्टा एच के एप्लीकेशंस। डेल्टा एच की जो एप्लीकेशंस हैं ये थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट होता है हमारे पास। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको वर्क, इंटरनल एनर्जी, हीट या फिर एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी और डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी की एप्लीकेशंस पढ़नी है। ठीक है। थर्मोडायनेमिक चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए अब देखिए, अगर थर्मोडायनेमिक की बात करें तो इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता लग रहा है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक का मतलब है थर्मो। थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। और हीट एक टाइप की एनर्जी होती है, पता होगा आप लोगों को। डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो। फ्लो जब भी कोई एनर्जी का कन्वर्जन होगा या बात करें हीट का फ्लो होगा। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक। या ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं, जब भी आप एनर्जी के बारे में स्टडी करोगे, एनर्जी के फ्लो के बारे में, उनके कन्वर्जन के बारे में स्टडी करोगे, स्टडी को बोलोगे आप क्या? थर्मोडायनेमिक। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको मेनली एनर्जीज, वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज और उनके कन्वर्जन आपस में यही स्टडी करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें, एनर्जी को तो मुझे स्टडी करना ही है। और यहाँ पे जो मेरी स्टडी होगी वो माइक्रोस्कोपिक ना होते हुए मैक्रोस्कोपिक होगी। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि अगर आपको स्टडी करना तो आप एक छोटे से पार्टिकल पे स्टडी नहीं करोगे, जबकि उसके पूरे सिस्टम पे आपको स्टडी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? आपको पूरे सिस्टम पे स्टडी करना पड़ेगा, नॉट इवन एक सिंगल पार्टिकल्स पे। तो ये एक मैक्रोस्कोपिक स्टडी होगी मेरे लिए। ठीक है। इस चैप्टर में हम किसी केमिकल रिएक्शंस के प्रेडिक्शन के बारे में बता सकते हैं, मतलब कि वो रिएक्शंस होगी या नहीं होगी, जबकि उसकी स्पीड के बारे में हम कोई डिस्कस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे चलेंगे ये सारे टॉपिक्स आते आएंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस वगैरह बता देता हूँ। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने वाटर फिल कर दिया। इस कंटेनर में मैंने वाटर फिल कर दिया, ये वाटर मैंने इसमें भर दिया। ठीक है। इस वाटर को मैं हीट करता हूं। इस वाटर को जब मैं हीट करूंगा तो ये वाटर आपका वेपराइज होगा, होगा नहीं होगा? ये वाटर देखिए वेपराइज होगा, लिक्विड से वेपर्स में चेंज होगा। ठीक है। ये जब वेपर्स में चेंज होगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, तीनों के कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होंगे। प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा वाटर का, और टेम्परेचर भी इसमें आप दे रहे हो। ठीक है ना? तो मैं स्टडी किस पे कर रहा हूँ, ये इफेक्ट किस पे हो रही है, प्रेशर किस पे अप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम किसका इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर किसको मिल रहा है, ये किस पे स्टडी कर रहा हूँ? ये स्टडी कर रहा हूँ मैं वाटर पे। तो कहने का मतलब ये है, जिसको आप स्टडी के लिए लेते हैं वो कहलाता है आपका सिस्टम। समझ में आया? टेकन फॉर स्टडी, जिसको आप स्टडी के लिए लोगे वो कहलाएगा आपका सिस्टम।
सिस्टम विच इज टेकन फॉर स्टडी, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको आप बोलोगे सराउंडिंग। तो कोई पूछे आपसे सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग होता है रिमेनिंग पार्ट, किसके अलावा, सिस्टम के अलावा रिमेनिंग पार्ट कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, सिस्टम और बाहर का सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को एक बाउंड्री है जो सेपरेट कर रही है, ठीक है। अगर मैं इस बाउंड्री की बात करूं, ये देखिए ये बाउंड्री जो दिख रही है आपको, ये बाउंड्री जो दिख रही है आपको, दिख रहा है, इस बाउंड्री का अगर इनसाइड देखिए तो यहाँ पे है सिस्टम, और इस बाउंड्री के आउटसाइड देखिए तो क्या है, सराउंडिंग। तो हम बोल सकते हैं ये जो बाउंड्री है सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, इसलिए इस बाउंड्री को आप बोलोगे सर ये होगा मेरे पास थर्मोडायनेमिक बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री। थर्मोडायनेमिक बाउंड्री अभी आपको आंखों से दिखाई दे रही है तो ये रियल बाउंड्री है, लेकिन जरा आप ये देखें, ये सिस्टम है, इसके ऊपर भी क्या है, सराउंडिंग। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये वाटर की जो सरफेस है, ये सरफेस के साथ नीचे नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सिस्टम, और उसके ऊपर का पार्ट क्या है, सराउंडिंग। लेकिन यहाँ पे तो कोई रियल बाउंड्री है नहीं, तो यहाँ कौन सी बाउंड्री आप एज्यूम करेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री। तो याद रखिए थर्मोडायनेमिक बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, लेकिन उसका वर्क क्या है, सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करना, ठीक है। और इस पूरे को मिलाकर, सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री सबको मिला के पूरा कहलाता है यूनिवर्स, ठीक है। हालांकि थर्मोडायनेमिक बाउंड्री को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, इसलिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू क्या कहते हैं, हम यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सिस्टम है। अब सिस्टम कितने टाइप के होंगे और सिस्टम कौन कौन से होंगे वो आगे देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। देखिए ये देखिएगा, मैंने कंटेनर लिया, ये कंटेनर मेरे पास है, इस कंटेनर मैंने वाटर फिल कर दिया, दिख रहा आप सबको, और वाटर फिल करने के बाद में इसको मैं हीट कर रहा हूँ। इसको जब आप हीट कर रहे हो, ठीक है, तो अंदर है सिस्टम और बाहर है क्या, सराउंडिंग। ये है सिस्टम पूरा वाटर एज ए, और बाहर है सराउंडिंग, ठीक है। जब आप वाटर को हीट दोगे, हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो वेपराइज होगा, बिल्कुल होगा वेपराइज। वेपराइज होने पे वाटर की कुछ क्वांटिटी जो वेपर्स में चेंज हुई है किस में जाएगी, सराउंडिंग में। तो कहने का मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में क्वांटिटी ऑफ मैटर का एक्सचेंज हुआ। सिस्टम से सराउंडिंग में किसका एक्सचेंज हुआ, क्वांटिटी ऑफ मैटर्स। मतलब वाटर किस में गया, सराउंडिंग में गया, क्या बन के, वेपर्स बन के। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में क्वांटिटी ऑफ मैटर एक्सचेंज हुआ, और साथ में देखिए साथ में इसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज हुआ, एनर्जी का भी एक्सचेंज हुआ। जब आप हीट करोगे किसी वाटर को, तो वाटर जब हीट होगा, वेपराइज होगा, तो टेम्परेचर जो है वो वाटर से एज ए वेपर्स में जाकर सराउंडिंग में भी जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और साथ में क्वांटिटी भी एक्सचेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि ऊपर कुछ यहाँ पे कोई रियल बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं है, ओपन है केवल ये। तो याद रखिए जब भी आप कोई ओपन फ्लास्क लीजिए, ओपन फ्लास्क में कुछ भी लीजिए आप, ओपन फ्लास्क लीजिए, उसमें कुछ भी लीजिए आप, ठीक है, उसको आप हीट करिए या उस पर स्टडी कर रहे हैं, तो वो एज ए किसकी तरह वर्क करेगा, ओपन सिस्टम की तरह। और कोई पूछे ओपन सिस्टम क्या होते हैं, तो ओपन सिस्टम वो होते हैं जिसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता हो, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ, देखिए एक और देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने वापस से कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैं वाटर ही ले लेता हूँ, इस कंटेनर मैंने वाटर ही लिया और इसको ऊपर से मैं क्लोज कर देता हूँ। अब लोग क्लोज कैसे करें सर, आप ऊपर से एक प्लेट कवर कर दीजिए रखकर, ठीक है। अब इसको आप हीट करिए, अंदर है सिस्टम सबको पता है, और बाहर है क्या आपका सराउंडिंग, सिस्टम का सराउंडिंग, ठीक है। जब वाटर को आप हीट करोगे तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वो वेपर्स जाके स्ट्राइक होंगे वॉल से, ऊपर वाली वॉल से स्ट्राइक होंगे, वो वापस आगे क्या हो जाएंगे, कंडेंस।
जब भी आप किसी कंटेनर में पानी को गर्म करते हो, वाटर को हीट करते हो, तो वेपराइज होके वो जाता है ऊपर, बट क्लोज है अगर तो वॉल से स्ट्राइक होने के बाद वापस क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में क्वांटिटी का एक्सचेंज हो ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब है सिस्टम सराउंडिंग में ये जो मेरे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर था इसका एक्सचेंज नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। जब आप किसी कंटेनर में पानी को भरा, आपने वाटर को फिलअप किया और उसके बाद ऊपर से कवर कर दिया, उसको हीट किया, हीट करने के बाद में हीट बाहर तो निकलेगी उस कंटेनर से। देखा होगा आपने, जब भी आप किसी कंटेनर पानी गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद वो कंटेनर जो होता है बाहर से गर्म हो जाता है, गर्म भी हो जाता है और बाहर से हीट भी निकलती फिर। तो कहने का मतलब क्या है, क्लोज कंटेनर ले भी लोगे अगर आप, ये क्लोज कर दिया मैंने, क्लोज कंटेनर ले भी लोगे आप, तो उसके बावजूद भी उसमें एनर्जी का एक्सचेंज क्या होगा भी। और ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलोगे, क्लोज सिस्टम। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों सिस्टम के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ओपन सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्वांटिटी ऑफ मैटर्स और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सकता हो, और क्लोज सिस्टम वो है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्वांटिटी ऑफ मैटर का एक्सचेंज नहीं हो जबकि एनर्जी का एक्सचेंज इजीली हो जाए। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करोगे, एग्जांपल्स मैंने बताया, जो भी चीजें आप ओपन लोगे दैट इज द ओपन सिस्टम, क्लोज अगर आप कुछ भी लेते हो दैट इज द क्लोज सिस्टम्स। तो सिस्टम के दो टाइप्स आपने देखे, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ये तीसरा टाइप का सिस्टम है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम आप देख चुके हो, लास्ट टाइप है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें आप कंटेनर लीजिए और कंटेनर में आप वाटर फिल कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये कंटेनर जो होना चाहिए, कंटेनर आपका आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब होता है, ये देखिए, इसकी बाउंड्री कुछ इस तरह हो कि टेम्परेचर या एनर्जी या हीट एक्सचेंज नहीं हो पाए। समझ में आ रहा है आपको? तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होंगे जिसमें, देखिए क्लोज तो है तो इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर तो एक्सचेंज होगा ही नहीं, क्वांटिटी ऑफ मैटर एक्सचेंज होगा ही नहीं। और साथ में अगर हम बात करें तो इसकी बाउंड्री ऐसी बनाई गई है जो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकती है। कहने का मतलब इसमें एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर्स और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं हो पाए, दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम्स। एग्जांपल की आप बात करें तो ये होते हैं थर्मस फ्लास्क। आप जो अपने घर में थर्मस फ्लास्क यूज करते हो वो भी एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन आपका बोलने का सेंस ये होगा सर कि हम जो घर में यूज करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे थर्मस फ्लास्क, उसमें हम कुछ भी हॉट कॉफी अगर फिल कर दें तो कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो ही जाती है, 5-6 घंटे बाद में। देखिए, कोई भी बॉडी परफेक्ट नहीं होती, तो कहने का मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपके पूरी परफेक्टली क्लोज नहीं होता वो, ठीक है, कहीं ना कहीं ओपन रह जाता है, तो उसमें से एनर्जी निकल जाती है। ठीक है ना? तो अगर आप किसी आइडियल बॉडी को लेंगे जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, कंफर्म उसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है? या फिर आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, जब भी आप थर्मल फ्लास्क नया नया खरीदते हैं, बिल्कुल नया नया खरीदते हैं, तो उसमें आप पानी गर्म करके रखिए, वो गर्म ही रहेगा आपका। लेकिन वक्त के साथ में धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। समझ में आया आपको? तो ये मेरे पास सिस्टम थे, 3 तरह के सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल कौन सा? थर्मस फ्लास्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम सिस्टम के बारे में देख लिया। ठीक है, सिस्टम के बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रोसेस की बात करते हैं। कुछ प्रोसेस है जो आपको देखनी होगी इसमें। पहली प्रोसेस आपके सामने आएगी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस पूछोगे क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहना। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो दोनों का वैल्यू क्या रहे? सेम रहे। और जब टेम्परेचर सेम रहेगा, T1 इक्वल टू T2 जब सेम रहेगा, तो बताइए डेल्टा T कितना आएगा? 0। अरे भाई, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। जब फाइनल टेम्परेचर भी उतना ही और इनिशियल टेम्परेचर भी उतना ही,
ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डिफरेंस कितना, 0। तो जब भी कभी आइसोथर्मल टर्म्स आए समझ जाओ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, और उसमें डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 0। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट प्रोसेस आएगी आपके सामने आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर बात करूं तो प्रेशर P1 से P2। आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें तो प्रेशर P1 और P2 ये दोनों प्रेशर इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब है किसी ए पॉइंट और किसी बी पॉइंट पे जाकर आप मेजर कर रहे हो प्रेशर्स को, तो प्रेशर्स दोनों प्रेशर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। P1 इक्वल टू P2 होना चाहिए। जब दोनों ही प्रेशर इक्वल होंगे तो बताइए प्रेशर में चेंज कितना आएगा, 0। आइसोथर्मल डेल्टा टी 0, आइसोबैरिक डेल्टा P 0। और अगर बात करें तीसरे प्रोसेस की तो वो होती है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में V1 ये V2, किसी ए पॉइंट पे वॉल्यूम कितना V1, किसी बी पॉइंट पे वॉल्यूम कितना V2, बट दोनों पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। अगर दोनों पॉइंट पे वॉल्यूम इक्वल है या फिर कांस्टेंट है तो डेल्टा V क्या होगा, 0। वॉल्यूम में चेंज क्या, 0। तो तीनों प्रोसेस आपके थर्मोडायनेमिक्स में काफी काम आएंगी। आइसोथर्मल जब भी बोले टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा T 0, आइसोबैरिक जब भी बोले प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा P 0, आइसोकोरिक बोले वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा V 0। और अगर मान लीजिए वो एडियाबैटिक प्रोसेस बोलता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब हो Q इक्वल टू 0, हीट क्या होगा वहां 0 होगी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और अगर वो साइक्लिक प्रोसेस कहता है, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, 0। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा बिल्कुल, ठीक है। जैसे हम आगे चढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे आगे देखते रहेंगे हम डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। बिल्कुल ईजी में बताऊंगा कि आखिर डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप अभी याद रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस जब भी आए तो डेल्टा यू वहाँ क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये मेरे पास प्रोसेस थी, प्रोसेस क्लोज हुआ, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, अब आता है इसमें फंक्शन। फंक्शंस भी दो टाइप के फंक्शंस हैं, एक होता है स्टेट फंक्शंस, एक होते हैं स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं अभी इस रूम में हूं, इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और कुछ गर्मी पड़ी, ठीक है, कुछ गर्मी पड़ी तो यहाँ का टेम्परेचर राइज हुआ। मैं 1 घंटे बाद इस रूम में आके देखता हूँ तो इस रूम में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो ये बताइए टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हुआ। आप बोलोगे सर 12 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया, पहले तो 25 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। आपने फटाफट से चेंज निकाल लिया, फाइनल पोजीशन क्या 37 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल पोजीशन क्या 25 डिग्री सेल्सियस। आपने चेंज निकाला, 37 में से 25 गया कितना के 12 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब यही है, जिस भी क्वांटिटी में आप, जिस भी टर्म्स में आप इनिशियल फाइनल पॉइंट में डिफरेंस निकाल सको, वो हमेशा कौन से फंक्शंस होंगे, स्टेट फंक्शंस। मतलब वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। तो आप जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जैसे कि आप इंटरनल एनर्जी पढ़ने वाले हो डेल्टा यू, मतलब इंटरनल एनर्जी यू पढ़ने वाले हो, एंट्रोपी पढ़ने वाले हो एस, इंथैल्पी पढ़ने वाले हो एच, आप इसमें गिब्स एनर्जी पढ़ने वाले हो जी, आप इसमें टेम्परेचर पढ़ते हो, आप प्रेशर पढ़ते हो, आप वॉल्यूम पढ़ते हो, ठीक है। तो ये जितने भी टर्म्स आप पढ़ोगे इन सब में आप चेंज निकाल सकते हो। जब चेंज निकाल सकते हो तो आप इसको इजीली लिख सकते हो डेल्टा यू, आप इसको लिख सकते हो डेल्टा एस, आप इंथैल्पी को लिख सकते हो डेल्टा एच, आप जी को लिख सकते हो डेल्टा जी, आप टी को लिख सकते हो डेल्टा टी, आप पी को लिख सकते हो डेल्टा पी, और वी को लिख सकते हो डेल्टा वी। जिसमें आप चेंज निकाल सको, इनिशियल फाइनल पॉइंट लेकर चेंज निकाल सको, उसको आप डेल्टा डिनोट करके बता सकते हो कि सर ये स्टेट फंक्शंस होंगे मेरे, ठीक है।
दूसरा हम बात कर ले यहाँ पे पाथ फंक्शन की, तो पाथ फंक्शन कौन से होंगे? पाथ फंक्शंस ये इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते, ये होल पाथ पे डिपेंड करते हैं, ये होल पाथ पे डिपेंड करते हैं। और इनके दो एग्जांपल हैं, क्यू और डब्ल्यू। इनके दो एग्जांपल हैं, एक तो हीट और एक वर्क। ठीक है, मैं सिंपल वे में समझाऊँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, मैं उस स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप एक काम करिए, आप अपने घर पे जाइए और घर पे जाने के बाद अपना एक मॉडल लीजिए और मॉडल लेके वापस आइए। वो बच्चा वही करता है, अपनी बेंच से उठता है, अपनी बेंच से उठने के बाद में अपने घर जाता है, अपने घर से मॉडल लेता है और अपनी बेंच पे वापस आके बैठ जाता है। अब मैं अगर उससे बोलूँ कि आपका इनिशियल पॉइंट भी वही बेंच थी और फाइनल पॉइंट भी आपकी वही बेंच थी, तो आपने वर्क डन कितना किया है? 0। क्या ये सही होगा? नहीं। वो बोलेगा नहीं सर, मैं अपने घर पे गया और घर से वापस आया, तो घर तक जाने में वर्क किया और वापस घर से आने में वर्क किया, मिला के सर मैंने कुछ तो वर्क किया है। लेकिन आप कह रहे हो बिल्कुल 0 वर्क है, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं वर्क डन कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, वर्क डन 0 नहीं हो सकता कहने का मतलब क्या है इसमें, कि वर्क एज ए पाथ फंक्शन पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा, जितना यहाँ से बेंच से उठ के वो घर गया है, वो घर से वापस आया है। ठीक है ना। फिजिक्स की बात यहाँ नहीं करेंगे, फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी वगैरह चलती है, वहाँ बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री में वर्क और हीट हमेशा क्या होंगे? पाथ फंक्शन होंगे। ठीक है ना। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि वर्क और हीट हमेशा पाथ फंक्शन है, बाकी जितने भी आएंगे सारे क्या है? वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। प्रोसेस देख लिया हमने क्या होता है, हमने फंक्शंस देख लिए क्या होता है। अब कुछ हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज में दो तरह की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होगी शायद। एक होती है प्रॉपर्टीज कौन सी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें, ये डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये देखिए, जो मैटर की क्वांटिटी होगी उस पर डिपेंड करेगी, तो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी? एक्सटेंसिव। ठीक है, और जो नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मैटर की क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, वो कहलाएगी आपके पास कौन सी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक और चीज बताए थे यहाँ पे हम, दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमेशा इंटेंसिव ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर क्वांटिटी पे डिपेंड करना और क्वांटिटी डिपेंड नहीं करना, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उस एग्जांपल्स को समझाऊंगा आप लोगों को मैं। ठीक है ना, देखिए आगे। मैं कुछ यहाँ पे क्वांटिटी लेता हूँ, कुछ टर्म्स लेता हूँ, सॉरी। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे मोल्स ले लिया n, मैंने यहाँ पे मास ले लिया, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया, मैंने यहाँ पे प्रेशर ले लिया, मैंने यहाँ पे इसको हटा देते हैं, प्रेशर ले लिया। मैं यहाँ पे डेंसिटी ले लेता हूँ, डेंसिटी। मैं डेंसिटी के अलावा और क्या लूँ उसमें बताइए? मोलर मास ले लीजिए। ठीक है, एनर्जी लीजिए, आप यहाँ पे विस्कोसिटी लीजिए, आप सरफेस टेंशन लीजिए, आप यहाँ पे मॉलर हीट कैपेसिटी लीजिए, आप यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लीजिए, आप यहाँ पे एंथैल्पी लीजिए, और कुछ होते हैं क्या बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए, और बताइए कंसंट्रेशन लीजिए, आप पीएच लीजिए।
ठीक है। मोल्स हो गया मेरे पास में, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, मोलर मास हो गया, एनर्जी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंसंट्रेशन, पीएच, और आप एक और टेम्परेचर भी ले लीजिए आप, ये देखिए टेम्परेचर। ठीक है, आप इसमें बैठ के सोचिए कि सर कौन सा इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, कौन सी इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है हमारी वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिव जो होगी बेटा वो क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब इसका एक तरीका और होता है, अगर आप ऐसे जज नहीं कर पाओ तो एक तरीका और है, मैं सिखाता हूँ आप लोगों को तरीका इसका पहचानने का। देखिए देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर की बात करूँ अगर मैं, टेम्परेचर की बात करूँ अगर मैं, और बात करूँ मैं मास की, तो ये सभी को पता है कि मास क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, जितनी क्वांटिटी आप बढ़ाओगे उसका मास बढ़ती आएगा। तो मास को आप नाम दोगे सर ये मेरे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर की बात करूँ अगर मैं, तो टेम्परेचर कभी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता, ये क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, आप इस कमरे में भले मैं 2 लड़के लूँ या फिर 10 लड़के यहाँ पे मैं रख दूँ, ठीक है, मतलब बॉयज़ यहाँ पे, स्टूडेंट में यहाँ पे ऐसे रख दूँ यहाँ पे, अगर टेम्परेचर जितना मैं बढ़ाऊँगा यहाँ पे उतना टेम्परेचर ही सबको लगेगा। कहने का मतलब टेम्परेचर कभी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता है, और जब क्वांटिटी डिपेंड नहीं करता तो इसको क्या बोलोगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। सही बात है। हमारी कोटा में मान लो, जैसे हम कोटा में अभी फिलहाल कोटा में अभी मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ कि महावीर नगर में 30 डिग्री सेल्सियस हो गया और यहाँ पे इंदिरा विहार में आपका 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और किसी और जगह 32 डिग्री सेल्सियस चल रहा नहीं, सब जगह बराबर टेम्परेचर लगेगा। टेम्परेचर क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मास एक्सटेंसिव है, टेम्परेचर क्या होता है, इंटेंसिव। ये तो आपने क्वांटिटी से देख लिया। इसको देखने का एक तरीका और देखिए, मास मैंने 50 kg का एक सैंपल लिया, 50 kg का एक मैंने सैंपल लिया, 50 kg के सैंपल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो बताओ दोनों पार्ट के वेट कितने कितने होंगे, इक्वल डिवाइड किया है मैंने। आप बोलोगे सर 25 kg का ये और 25 kg का ये पार्ट मेरे पास, 50 kg का सैंपल आपने डिवाइड किया 25 kg में, 25 kg में आप मास को डिवाइड कर सकते हो। जिसको डिवाइड कर सकते हो वो प्रॉपर्टी होगी आपके पास एक्सटेंसिव, याद रखना। जिसको आप डिवाइड कर सकते हो वो प्रॉपर्टी होती है मेरे पास कौन सी, हमेशा एक्सटेंसिव। टेम्परेचर की बात करूं तो आप एक सैंपल लीजिए, उसको 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर लीजिए और उस सैंपल को आप 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। क्या आपको लगता है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? नहीं, टेम्परेचर कितना रहेगा दोनों का, 50-50 ही रहेगा। तो कहने का मतलब जिस टर्म्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लॉजिक भी आप लोगों के काम आ सकता है हमेशा, ठीक है, कि जिसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ दैट इज द एक्सटेंसिव, और जिसको डिवाइड नहीं कर सकता दैट इज द इंटेंसिव। ठीक है, एक और चीज़ एनर्जी, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी हमेशा क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। अब बोलोगे एनर्जी कौन सी, अरे भाई एनर्जी कुछ भी हो सकती है, एनर्जी हीट एनर्जी हो सकती है, थर्मल एनर्जी हो सकती है, एंथैल्पी हो सकती है, एंट्रोपी हो सकती है, ये सारी एनर्जीज हैं, ठीक है ना। और एनर्जीज आपस में कन्वर्ट होती रहती हैं। जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, जैसे मैं अगर हीट एनर्जी की बात कर लूँ, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स के नंबर्स बढ़ेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी, उनके स्ट्राइकमेंट बढ़ेंगे तो हीट क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब हीट एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जितने टाइप की एनर्जीज आपको दिखें वो सारी क्या होंगी, एक्सटेंसिव होंगी, ठीक है। तो मेरे सारे लॉजिक का 3 लॉजिक मेरे, पहला क्वांटिटी पे डिपेंड एक्सटेंसिव, क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट इंटेंसिव। दूसरा मेरा क्या था फंडा, कि जो डिवाइड कर सकूं जिसको मैं दैट इज द एक्सटेंसिव, और जिसको डिवाइड नहीं कर सकूं वो क्या होगा मेरे पास, इंटेंसिव। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास में,
एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने बताई, एनर्जीज जो भी एनर्जी हो आपके पास सारी की सारी एनर्जी क्या होंगी, एक्सटेंसिव होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर देखा आपने, ये कौन सा होता है, इंटेंसिव। मोल, सोचिए, दिमाग लगाइए, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लूंगा उतने मोल्स बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे मोल्स। तो यहाँ पे मोल्स क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। मास एक्सटेंसिव होगा, वॉल्यूम एक्सटेंसिव होगा। क्यों भाई, वॉल्यूम को डिवाइड कर सकता हूँ मैं, वॉल्यूम को डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे इस कमरे का वॉल्यूम जितना भी है, मैं इस कमरे को अगर डिवाइड कर दूंगा तो वॉल्यूम अलग अलग हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो वॉल्यूम को डिवाइड कर सकता हूँ, इसलिए कौन सा, एक्सटेंसिव। प्रेशर की बात करें, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं अर्थ को डिवाइड कर दूं, जहां हम रहते हैं ग्राउंड में रहते हैं, इस ग्राउंड को मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हाफ एटीएम हो जाएगा, नहीं, प्रेशर सब पे 1 एटीएम ही लगेगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो कहने का मतलब प्रेशर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिटी। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव वॉल्यूम एक्सटेंसिव, दोनों का रेशियो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव। मोलर मास, मोलर मास क्या होगा, मोलर मास भी आपका एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। कैसे बताते हैं, मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास इक्वल टू कितना होगा, वेट अपॉन मोल्स। वेट क्या, एक्सटेंसिव, और मोल्स भी क्या, एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का मतलब क्या होगा, इंटेंसिव। तो मोलर मास यहाँ क्या होगा, इंटेंसिव होगा। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, जब भी किसी टर्म्स के आगे मोलर लगा हो, मोलर, तो इसका मतलब होता है मोल का डिवाइड होना। मोलर मास कैसे निकाला मैंने, मोलर मास निकालने के लिए मोल का डिवाइड किया वेट में नीचे। तो जब कभी आप मोलर मास की बात, सॉरी मोलर वाले टर्म्स की बात करोगे, तो मोलर वाले टर्म्स कब आएगी, जब मोल का डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मोलर मास का मतलब क्या, मास में मोल का डिवाइड। मास क्या, एक्सटेंसिव, मोल भी क्या, एक्सटेंसिव, रेशियो क्या बन गया, इंटेंसिव। जितनी तरह की एनर्जी होती है सभी एक्सटेंसिव होती है। विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, क्वांटिटी डिपेंड बिल्कुल नहीं करती, इसलिए विस्कोसिटी क्या होगी, इंटेंसिव। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, लिक्विड की, तो ये भी क्या रहेगी, इंटेंसिव रहेगी, ये क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं कि मैं कभी, जैसे वाटर में सरफेस टेंशन लग रही है, वाटर को मैं आधा कर दूं, सरफेस टेंशन आधी आधी हो जाएगी, नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है, जो भी होंगी वो हमेशा इंटेंसिव रहेगा। मोलर हीट कैपेसिटी, अब देखिए हीट कैपेसिटी की अगर बात करूं मैं, हीट कैपेसिटी हम आगे आके पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी आपका एक्सटेंसिव होगा, याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगा। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को जब हीट कैपेसिटी पढ़ाऊंगा। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, मोलर, मोलर आगे लगा तो मोल का डिवाइड करो, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, मिलके क्या बन गया, इंटेंसिव। तो अच्छी बात होगी यहाँ पे, जब भी मोलर वर्ड आगे लगाओ तो मोल का डिवाइड होता है, तो मतलब एक्सटेंसिव क्वांटिटी का डिवाइड हो जाता है हमेशा। ठीक है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, स्पेसिफिक का मतलब होता है मास। जैसे मोलर का मतलब मोल था, वैसे स्पेसिफिक का मतलब मास होगा। हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव, उसमें किसका डिवाइड करूं, मास का, और मास क्या होता है, एक्सटेंसिव। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव अपॉन मास मतलब एक्सटेंसिव, क्या बन जाएगा, इंटेंसिव। इंथैल्पी बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको, ये एक तरीके एनर्जी होती है, तो कौन सी होगी, एक्सटेंसिव होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, एयर का अलग होता है, वाटर का अलग होता है। अब ऐसा होता नहीं कि अगर आप एयर को डिवाइड कर दो या वाटर को डिवाइड कर दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, ये भी क्या होगा, इंटेंसिव होगा। कंसंट्रेशन, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, दोनों का रेशियो क्या हो गया, इंटेंसिव। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस, एच प्लस क्या होती है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या है, इंटेंसिव। अब मैं बोलूँ आपसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये जितने भी हैं ये सब एक प्रॉपर्टीज हैं एक तरह की। तो ये भी सब क्या होना चाहिए, इंटेंसिव होना चाहिए। या हम बात करें कि हमने वाटर लिया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं वाटर को अलग अलग कंटेनर में ले लूँ और बोलूँ कि मैंने वाटर को आधा आधा कर दिया, तो क्या उनके बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नहीं, कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी क्या होंगे आपके, इंटेंसिव क्वांटिटी। ठीक है ना।
तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना है इसमें, ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। आगे चलें इसमें, ये आप सीख चुके हो, आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा इसमें सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, उसके बाद हमें डिस्कस किया प्रोसेस क्या क्या होती हैं, उसके बाद डिस्कस किया मैंने कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। आपने फंक्शंस देखे, फंक्शन कैसे होते हैं। अब धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आ रहे हैं, और इस चैप्टर के पहले टॉपिक को लेकर आऊँगा मैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा आपका कौन सा, वर्क। इस चैप्टर का पहला टॉपिक होगा वर्क, ठीक है। वर्क मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा वैसे भी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताया था वर्क के बारे में, आपको क्या क्या पढ़ना है। वर्क आपको इसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ना है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क 3 तरह का होगा आपके पास, रिवर्सिबल, एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, या फिर आपको पढ़ना है इसमें रिवर्सिबल, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। उसके बाद वर्क पढ़ना है आपको एडियाबैटिक, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो 3 तरह के वर्क आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। पीवी वर्क पढ़ना पड़ेगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और जब उसका एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है तब कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो आपको देखना है। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा वर्क से, काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनेंगे इस पर, ठीक है ना। और आप बोलोगे सर पीवी वर्क ही क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये भी बताया था हम आप लोगों को। देखिएगा, देखिए अगर वर्क को आप समझना चाहो तो वर्क एक्चुअल में क्या होता है। वर्क का मतलब होता है कैपेसिटी, वर्क इक्वल टू होता है इंटेंस फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंस फैक्टर क्या है, मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं उस पर, इंटेंस क्या है, कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी तक कुछ चीज मूव हो रही है, क्या हो रहा है, वो कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। अब जैसे कि वर्क की बात करें तो वर्क आपने एक मैकेनिकल वर्क पढ़ा होगा, एक होता है मैकेनिकल वर्क। अब मैकेनिकल वर्क क्या होता है, मैकेनिकल वर्क जैसे मान लीजिए एक मेरे पास कार्टून रखा हुआ है, इस कार्टून पे मैं एक फोर्स वर्क करता हूँ, एक फोर्स अप्लाई करता हूँ। फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये कार्टून थोड़ा स्लाइड हो जाएगा इस तरफ, हो गया स्लाइड। कितनी डिस्टेंस तक स्लाइड हुआ, ये एक्स डिस्टेंस तक। फोर्स अप्लाई किया आपने, एक्स डिस्टेंस तक स्लाइड हुआ, तो इस पे इंटेंस क्या हुआ था, इस पे इंटेंस क्या हुआ, फोर्स लगाना। और कितनी कैपेसिटी तक स्लाइड हुआ, एक्स तक, तो एफ इंटू एक्स, ये कहलाएगा आपका मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क इक्वल टू क्या हो गया, कितना इंटेंस फोर्स, कैपेसिटी कितनी है, एक्स डिस्टेंस। जानते होंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क ही होता है, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशन वर्क की। ग्रेविटेशन वर्क की, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से कोई बॉल यहाँ पे नीचे गिराई जाती है, तो इस बॉल के नीचे कौन सा फोर्स बिहेव करेगा, mg। जब बॉल नीचे आएगी बिल्डिंग के तो उसके नीचे कौन सा फोर्स बिहेव करेगा, mg। तो कहने का मतलब क्या है, फोर्स मतलब कौन सा इंटेंस लग रहा है, mg। और कितनी हाइट तक ट्रेवल करेगी बॉल, h हाइट तक, तो mgh। ये देखिए mg हो गया आपके पास इंटेंस फैक्टर, h कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी तक बॉल ट्रैवल करेगी, तो हो जाएगा mgh। ये ग्रेविटेशनल वर्क है आपके पास। एक वर्क और निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, कौन सा, इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। ये देखिए मेरे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में चार्ज पास हो रहा है। अरे भाई चार्ज पास होगा तभी तो करंट पास होगा। चार्ज पास हो रहा है और कितने पोटेंशियल तक, वी पोटेंशियल तक, कितने पोटेंशियल तक, वी पोटेंशियल तक, जितना पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे। तो कैपेसिटी क्या है, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया आपने, फ्लो क्या हो रहा है, चार्ज। तो इंटेंस क्या है उसका, क्यू, चार्ज फ्लो होना, और कैपेसिटी कितनी है, जितना पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो होगा। तो क्यू इंटू वी क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है ना। तो इसी तरह जो आपको वर्क पढ़ना है, ठीक है। हम एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में पिस्टन फिट करेंगे और अंदर कुछ गैस फिल करेंगे। जब गैस का एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा तो ये पिस्टन अप एंड डाउन करेगा, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा।
जब ये पिस्टन अप एंड डाउन करेगा एक्सपेंशन या कंप्रेशन की वजह से, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी फैक्टर होगा, कितनी कैपेसिटी तक वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और इंटेंस क्या होगा, जो प्रेशर आप ऊपर से अप्लाई करोगे, जो बाहर का प्रेशर होगा, या गैस के प्रेशर के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हो, या बाहर के प्रेशर के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, इंटेंस क्या है प्रेशर, और कैपेसिटी क्या है, किसमें चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में। तो P × V, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये कहलाएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो कहने का मतलब वर्क कई तरह का होता है, मैकेनिकल वर्क, ग्रेविटेशन वर्क, या इलेक्ट्रिकल वर्क, या फिर पीवी वर्क। हमको इस चैप्टर में कौन सा पढ़ना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे हम, ठीक है। और अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो आप, वर्क से जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये बेसिक्स था, अपना बेसिक्स बना लीजिएगा आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।